Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. व्यापारी के शोरूम में अगर सामान होता है तो उसकी एक फहरिस्त होती है, लिस्ट होती है और उस पर एमआरपी लिखी होती है। लेकिन किसानों के गन्ने का पेराई सत्र शुरू हो चुका है, बावजूद इसके किसानों के गन्ने का मूल्य अभी तय नहीं हुआ है। और इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो पेराई सत्र जो शुरू हुआ है उसमें गन्ने के पैसे को तय करने की मांग को लेकर, साथ ही जो पुराना बकाया है उसको जल्द से जल्द दिलाने की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। चौधरी साहब हैं, पूरी टीम उनकी है, जिला अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के। सर, पेराई सत्र तो शुरू लगभग हो ही गया है, लेकिन गन्ने का भाव तय नहीं हुआ है। चुनाव बड़ा चल रहा है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की, वो अभी उनका जो है ना तो पेमेंट हो पा रहा है सही से हम समय पर, और ना ही जो गन्ने का भाव है। आपने कहा कि 550 लगभग हो, क्या कहना चाहेंगे? और जो आपने मांग रखी है कलेक्ट्रेट में आकर के, क्या रखी है? और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय क्या माहौल? आप किसानों से मिलते हैं और खुद भी आप किसान परिवार से। देखिए, जो हम लोग आए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, एक तरफ बच्चों पे, नौजवानों पे लाठियां बरसाई जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां हम लोग खड़े हैं, गन्ना बेल्ट है, और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को आज ये नहीं पता, जब पेराई सत्र 2024-25 शुरू हो गया तो उनके गन्ने का भाव क्या होगा। आज वो मील पे डालने चला गया गन्ना, उसे उसके रेट का ही नहीं पता। तो आज हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से देने हैं। हमने उसमें 3 मांगे की है, और 3 मांगे ये हैं कि 550 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का रेट तय हो। प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बहुत बात करते हैं और कहते हैं कि सब डिजिटल हो गया। जब डिजिटल हो गया तो किसानों को 24 घंटे के अंदर भुगतान की व्यवस्था कीजिए। इधर गन्ना किसान ने मील पे डाला, उधर जब 24 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर उसका पैसा पहुंच जाए, तो ये व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे आप? दूसरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारे चीनी शुगर मिल हैं जिन पे करोड़ों करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। कोर्ट का निर्णय है कि मैं ब्याज पैसा मिलेगा, ब्याज तो छोड़ दो, उनका गन्ने का भुगतान ही नहीं मिल रहा 23-24 का। सिंभावली शुगर मिल है, उस पर करोड़ों रुपए बकाया है। किनौनी शुगर मिल है, उस पर बहुत करोड़ों रुपए बकाया है। तो देश का अन्नदाता, देश का किसान दोहरी मार झेल रहा है। जहां एक तरफ यूरिया और डीएपी उसको खाद नहीं मिल पा रहा है, आज जब वो अपनी बुआई करने जा रहा है तो खाद नहीं मिल रहा, उसके लिए लाइनें सरकार ने कोई व्यवस्था तो की नहीं। सरकार ने ना यूरिया बढ़ाया, ना डीएपी बढ़ाया। आज लंबी लंबी लाइनें लगा के किसान परेशान है। तो किसान के चौतरफा मार पड़ रही है। अपने बच्चों को जब वो शिक्षित करके भेज रहा है तो उसमें एग्जाम आप किस तरीके से कर रहे हो? इलाहाबाद में उन पर लाठियां भांजी जा रही है। एग्जाम से पहले जो बच्चे की फीस जमा करना होता है सर, ये देखिए पूरे साल किसान वेट करता है कि उसका जो है किसान का गन्ना जाएगा और पेमेंट आएगा, तब फीस देंगे, तब घर चलेगा ना। कहते हैं ना, किसान पर पैसा हो गया चमासा चल रहा, भी पैसे की बात मत करो। इतना बड़े विडंबना है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और महंगाई इतनी हो गई है खास तौर से, और स्कूल इतने महंगे हो गए हैं। क्या सर, क्या चल रहा है? देखिए, है क्या कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश ये कृषि पे आधारित क्षेत्र है। यहाँ पे 70% लोग खेती किसानी पे निर्भर करते हैं, और जब वो खेती किसानी करते हैं, पूरे साल उसने मेहनत की, मशक्कत की, सर्दी बरसात गर्मी सब उसने झेली, उसके बाद फसल उगाई। आज उसे यही नहीं पता उसका भाव क्या होगा। तो इससे बड़ी विडंबना और किसान के साथ हो क्या सकती है? और अगर बीच में उसके घर में कोई परिवार में बीमार हो जाए तो वो कहाँ दिखाने जाए? इस मेरठ के अस्पतालों में उनके साथ लूट की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखो, ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो शिक्षा को अच्छा नहीं कर रही, उसकी गुणवत्ता को नहीं बढ़ा रही। हाल फिलहाल में अभी आदेश आया कि 27,000 सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद करने वाले हैं। हम लोगों ने उस पर भी मुद्दा उठाया, और 2020 में, उससे पहले ये लोग जो है 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। राइट टू एजुकेशन में है कि हर 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, 2 से 2.5 किलोमीटर पे उच्च प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? अगर आप एक गांव में उस स्कूल को बंद कर देते हैं तो क्या बच्चा 2 किलोमीटर, जो छोटा बच्चा है 4 साल 5 साल 6 साल का, क्या वो स्कूल जा पाएगा? तो ये जान के जो पिछड़े दलित समाज के, आदिवासी लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, उनको अशिक्षित रखना चाहते हैं और सिर्फ मारो काटो और राज करने की नीति भारतीय जनता पार्टी की। हम लोग इसका विरोध करते हैं और समय समय पर आवाज उठाते हैं, और मुझे लगता है कि जनता अब समझदार हो रही है। जिस तरीके के लोकसभा में उत्तर प्रदेश से परिणाम आए, ये चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश बदलाव हमेशा करता है, और ये डबल इंजन की जो फर्जी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसको भी सबक सिखाने का काम करेंगे। बात ये कहते हैं कि फ्री 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 जो दिल्ली के अंदर है
जो महिलाओं के लिए बस फ्री हो गई, बिजली का बिल फ्री हो गया। तो आरोप ये लगता है साहब, वहाँ के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई बार ये आरोप लगाए, आपकी सरकार पर आरोप लगाए कि ये तो लॉलीपॉप है, लेकिन सीख नहीं लेते। जो बिजली जो फ्री उसकी बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो मॉडल है दिल्ली का एजुकेशन का, उस सरकारी स्कूल को उन्होंने इस लेवल तक पहुंचाया कि प्राइवेट की टक्कर दे रहा है। वहाँ की तो बात करेंगे, लेकिन वहाँ का जो मॉडल है यहाँ नहीं लाएंगे। कि अमेरिका के प्रधानमंत्री की बेटी जब हिंदुस्तान में आती है तो वो स्कूल देखने की जब बात करते हैं तो उनको कहाँ का स्कूल दिखाया था? दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल। हमारे नेता के अरविंद केजरीवाल जी का, संजय सिंह जी का, मनीष सिसोदिया का, इन लोगों का गुनाह है कि जनता के बुनियादी मुद्दों पे सवाल उठाते और उस पर काम किया। अरविंद केजरीवाल जी ने वो गवर्नेंस का एक मॉडल दिल्ली में स्थापित करके दिखाया। आप जान के ताज्जुब करेंगे कि दिल्ली एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो मुनाफे का बजट देता है। बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का काम किया। सरकारी टीचर्स को दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा पद्धति फिनलैंड की है। उन्होंने अपने शिक्षकों को फिनलैंड भेजा कि जाओ सीख के आओ, और इसी को हम लोग पंजाब में भी कर रहे हैं। हम लोगों ने अच्छे स्कूल के साथ साथ जो शिक्षा की नीति है उस पर भी बहुत अच्छे से काम करने का प्रयास किया है। मोहल्ला क्लिनिक हमने वहाँ पे बनाए, 200 तरह की जांचें निःशुल्क कर दी, सारी दवाई फ्री कर दी, सिटी स्कैन, MRI। आज का अखबार उठा के आप जब पढ़ेंगे तो मेडिकल कॉलेज में एक्सरे मशीन खराब है। लेकिन सर ये जो आरोप लग रहे थे, जेल भी काटा है, तो ये धन शोधन का, ये सर क्या मानते हैं? आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम कई मंत्री जेल चले गए, और यहाँ तक कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब जो मुख्यमंत्री बदल गया, से इस्तीफा उन्होंने इस नैतिकता के आधार पर दिया है। आप ये देखिए, जिस ये तथाकथित शराब घोटाला किया किसने? शरद चंद्र रेड्डी, उसकी कंपनी से जब वो जेल में था, किसने उससे पैसा लिया? भारतीय जनता पार्टी ने उनसे पैसा लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उनसे पैसा इन लोगों ने लेने का काम किया। दूसरा, 700 से ज्यादा इन्होंने छापेमारी की, रेड डाली। मनीष सिसोदिया जी का लोकर देखा गांव में जाके, उनकी जमीन संपत्ति की जांच की, तो पता उसमें क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, वहां पे झुंझुना निकला उनके बच्चे का। तो एक चवन्नी की आज तक रिकवरी नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को पकड़ लिया। क्या आप बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलीगल है, बड़े पैमाने पर पैसा आया, लेकिन अगर इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, कार्रवाई से संवैधानिक संस्थाओं का इन लोगों ने दोहन करने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने का काम किया। हम तो कहते हैं इनके तोता मैना ईडी और सीबीआई, उसके दम पे विपक्ष के। अभी आप देखो, झारखंड में चुनाव चल रहा है, हेमंत सोरेन जी के परिचितों पे छापे पड़ने शुरू हो गए। महाराष्ट्र में यही काम हो रहा है। आप देखिए, उद्धव ठाकरे जी का हेलीकॉप्टर चेक किया, कभी अमित शाह का हेलीकॉप्टर चेक हुआ? नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर चेक हुआ? देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर चेक हुआ? और जिसको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताते थे प्रधानमंत्री, आज उससे गलबैया कर रहे हैं, उनको बगल में घुमा के घूम रहे हैं। तो ये सारे सवाल है। आज जैसे हमारे साथ में फुरकान त्यागी अजराड़ा से गांव से ही आए हैं। अजराड़ा गांव उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव है जहाँ 20,000 से ज्यादा की आबादी है। इनके गांव में शमशान नहीं है। और आप आ जाते हैं, शमशान नहीं है, किसान परिवार रहते हैं, गन्ने का पेमेंट नहीं होता है, पराई सत्र शुरू हुआ है, जो है उसके भी तय नहीं हो पाया कितना उसका पैसा होगा। तो ये जो समस्याएं हैं, विधानसभा कौन सी है, और अब तक आपके विधानसभा में जो जो विधायक रहे क्या कुछ किया है, बताइए। नहीं, मेरी विधानसभा किठौर है। काम तो चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग भी लड़ते रहते हैं। जो काम नहीं होते उन पर हम आवाज़ उठाते हैं और लड़ते रहते हैं, और लड़ते रहेंगे। मेरे गांव में शमशान की स्थिति ऐसी है, सब शमशान 4 बीघे जमीन है, 1208 खसरा नंबर है, उसमें ना 4 दीवारी है, ना सौंदर्य कराना है। जब बरसात में कई मौत लगातार हुई इस साल, तो आने वाले मेहमानों ने भी हमें गाली दी। और जो हम छाते के नीचे, पिंडी के नीचे अपना दाह संस्कार करते हैं, वो हमें पता। जब पानी भर जाता, बैठने की जगह नहीं होती कहीं भी, तो ये हमने आज DM साहब को, हमारी पार्टी के साथियों ने सबने वो दिया है, ये मुद्दा भी था। आज ज्ञापन दिया है आज, और पहले भी दिए हैं, लेकिन प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक बात तो मुझे बताइए, आपके यहाँ त्यागी जी भी रह गए विधायक, और कई बार से मंत्री जी भी विधायक रह गए, शायद मंजूर साहब, क्या आपने अभी तक आवाज नहीं उठाई? आप सदन में आवाज उठा सकते थे, चाहते तो आपके अपने हैं। नहीं, हमारे अपने तो हैं, काम करते भी हैं, नहीं भी करते, जो नहीं करते हम तो उठाते हैं हम तक, लेकिन नहीं सुनवाई हो रही। क्या करेंगे? आपके अपने गठबंधन के इसलिए बचा रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं बचा रहे। देखिए, आप देखिए, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती 2 आब की धरती है। यहाँ पे मिली जुली सभ्यता के लोग रहते हैं। फुरकान त्यागी मुस्लिम समाज से आते हैं, और ये किसका क्या मुद्दा उठा रहे हैं? अच्छी बात है। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, योगी आदित्यनाथ कितना ही नारा दे ले कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि हम ना बटेंगे ना कटेंगे, और मिलके भारतीय जनता पार्टी का इलाज करेंगे। अगर ये टोपी दोनों के पास ना हो तब भी ऐसे रहे? बिल्कुल रहेंगे। हम लोग भाई हैं, हम लोग भाई हैं। ये हमारे संगठन के पदाधिकारी, हम लोग ईद पे हमारे घर पे खाना नहीं बनता, समाज में जाते हैं, सिमैया हम लोग खाते हैं। तो ये मिली जुली सभ्यता के लोग हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो ये जितने लोग हैं इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी, तो जनता ने इनको
जवाब दिया 24 के चुनाव में, और इस चुनाव में भी पता चलेगा। ये बताइए, जो आप मिले हैं अपने मुद्दों को लेकर के, किसान का हो गया, शमशान का हो गया, और आवारा पशुओं का आपने मुद्दा उठाया, क्या बात हुई है, क्या कहा गया है? देखिए, जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से हमने जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, उसमें मुख्यमंत्री स्तर से, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का मामला है, खाली मेरठ जिले का नहीं है। दूसरा जो शमशान वाला, तो उन्होंने कहा कि अभी इसको हमने प्रेषित कर दिया अधिकारियों को, उस पर जांच पड़ताल करके उस पर करने का काम करेंगे। और हमने कहा कि एक ड्राइव आप चलवाइए पूरे क्षेत्र में, जो आवारा पशु हैं जो फसलों को खराब कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पर हम लोगों को भरोसा दिया कि जल्दी इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मतलब अजीब सी बात है कि हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, डबल इंजन की सरकार हिंदुत्व वाली है, बावजूद इसके शमशान नहीं है और फुरकान त्यागी आवाज उठा रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तो आप हम यही कह रहे हैं कि ये इनको भारतीय जनता पार्टी वालों अपने चश्मा साफ करके देख लो कि हम लोग बटेंगे नहीं, कितना ही बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एकजुट होकर, हमारे सांसद जी ने नारा दिया कि इस बार मिलकर सब लोग रपटेंगे इन्हें, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग रपटने वाले। ये बताइए, अब जो चुनाव चल रहा है, उपचुनाव चल रहा है, 9 सीटों पर है, क्या गठबंधन इंडिया अलायंस में है? आप लोग क्या सपोर्ट कर रहे हैं जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के? हाँ बिल्कुल, इंडिया अलायंस में हम लोग हैं। हमारे नेता आदरणीय सांसद संजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात की, और हमारे पूरे संगठन को दिशा निर्देश है कि जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं, उस जिले की पूरी टीम और अन्य जनपदों के जो आसपास के लोग हैं वो चुनाव में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और हम लोगों का एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य है कि पीडीए के लोगों को जिताना है और ज्यादा से ज्यादा उनको सदन में भेजना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, क्योंकि हम लोग यूपी में अलायंस के अंदर है। तो माननीय सांसद जी का दिशा निर्देश है, तो हमारे सारे साथी पदाधिकारी लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है, मीरापुर आपके कब सबसे करीब है, क्या लग रहा है निकाल पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मीरापुर साफ साफ निकला हुआ। जिस तरीके का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए, जो राष्ट्रीय लोक दल है उसकी पहचान क्या है? खेती किसानी, किसानों के मुद्दे उठाना। उनकी पहचान क्या है? हिंदू मुस्लिम जाट। उनका समीकरण क्या है? जाट मुसलमान, सबसे उन्होंने नमस्ते कर लिया। वहां पे ये चलने वाला नहीं है। वो उस मुख्यमंत्री के साथ गठबंधन में है जो इस तरीके की भाषण देते हैं। और चौधरी साहब का क्या नारा था कि वो तो सब किसान कौम की बात करते थे, वो तो भाईचारा खराब नहीं करते थे। 2014 के दंगे में जो लोग बैठ के सत्ता में आए, आज सारों को जनता ने घर बैठा दिया। संजीव बालियान साहब घर पे बैठे हैं, इनके पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा घर पे बैठे हैं, संगीत सोम घर पे बैठे हैं। जितने दंगे के कादिर को तो टिकट मिल गया है। देखिए, कादिर तो आरोपी थे ना, को नहीं मिला। कादिर की पुत्र वधू को मिला है, परिवार तो आइडेंटिटी तो अलग है, वोट उसकी अलग है, उनकी अलग है, वोटिंग का सबको राइट है। उनके परिवार में वो भी एक अलग विषय है। हर व्यक्ति अलग अलग हो सकता है। अगर किसी का बेटा खराब हो तो उसके बाप को दोष नहीं देंगे। तो सुमोल राणा जी को टिकट मिला, वो निकल रही है, प्रचार कर रही है। इकरा हसन आप देखिए कैसे वो अपनी आइडेंटिटी के साथ है। उनके भाई भी विधायक, तो वो उनके साथ तो नहीं घूमे। लोकदल की बात कर रहे थे, क्या 27 में लोकदल को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि उन्होंने जिस संगठन को छोड़ा है, जिन लोगों को छोड़ा है और जिसके साथ हाथ मिलाया है, कुछ लोग नाराज हैं, खासतौर से वो वर्ग जो 2022 का जब चुनाव था तो अस्तित्व की लड़ाई थी लोकदल की। चुनाव आयोग ने जो हैंडपंप है उस हैंडपंप को देने से मना कर दिया था। एज अ रिक्वेस्ट उनको हैंडपंप का सिंबल मिला, क्योंकि सदन में उनके लोग नहीं थे। और जब वो सत्ता में आए, अब इनके साथ उन लोगों ने गठबंधन कर लिया। तो आप सोचिएगा, सीधा सीधा उदाहरण है हरियाणा का चुनाव। हरियाणा में भी 2 दल एक साथ थे। आज आप देखो, उनको सारे जो उप मुख्यमंत्री था उसको घर बैठा दिया जनता ने। उसकी पार्टी का एक व्यक्ति नहीं, और 3 से 4थे नंबर पे आए हैं खुद। तो जो हरियाणा के परिणाम आए वो उत्तर प्रदेश में आएंगे, क्योंकि देखिए मिलीजुली सभ्यता वाले लोग हैं। उनको जिताया किन लोगों ने था? उनको पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोगों ने मिलकर वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट दिया था। और आज उन्हीं के साथ आप गलभैया कर रहे हैं, किस लिए? सत्ता के लिए। तो मुझे लगता है कि ये नहीं। और 2014 के बाद जो एक खाई थी वो पटनी शुरू हुई थी, लोग मिलना शुरू हुए थे, आप बरकरार शुरू हुआ था। लेकिन इनके इस गठबंधन से फिर दोबारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसको ठेस तो पहुंची है। लेकिन पीडीए जो है और मजबूत हुआ, और पीडीए मुझे लगता है कि आने वाले समय बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ तमाम वक्ता जुड़े आम आदमी पार्टी के। हालांकि जो समस्याएं हैं, खासतौर से किसानों की, ग्रामीणों की, उनकी समस्याओं के साथ साथ उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है। और जिस तरीके से इंडिया अलायंस इस वक्त साथ चल रहा है, 2027 तक भी माना जा रहा है ये लोग साथ रहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस भी हाई है, और उन्होंने साफ कह दिया है कि 2027 में जो सरकार है वो बदलने जा रही है। और उन्होंने ये भी चेता दिया है, खास जो कुंदरी विधानसभा पर उन्होंने भाषण दिया, ये कहा जिन अधिकारियों ने वोटें कटवाई है और जिन अधिकारियों ने लोगों को सताया है वो ट्रांसफर होकर फिर यहाँ कुंदरी विधानसभा आ गए हैं। ऐसे अधिकारियों को उन्होंने चेतावनी दे दी है, और आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है, ये तमाम चीजें भी भविष्य गर्भ में है। लेकिन ये साफ हो चला है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का जो
कह सकते हैं मनोबल है वो काफी हाई है, और उसी मनोबल के आधार पर वो लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को साध रहे हैं। लेकिन इन जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें क्या रिजल्ट आएंगे ये भी देखना होगा। सहयोग इरफान के साथ मुनव्वर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। बहुत बढ़िया, सारी